Hello student, myself Arun. Welcome to my channel Study by Arun. फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय से आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि आप अपनी तैयारी को जांचें, परखें, देखें कि आपकी तैयारी किस तरह की हुई है, कहाँ तक हुई है। उसी से संबंधित ये टेस्ट सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टेस्ट सीरीज जो है हिंदी व्याकरण, आपकी जो भाषा प्रथम है उससे संबंधित है। और रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों में ही लैंग्वेज है, तो दोनों ही लेवल के स्टूडेंट के लिए ये मॉडल पेपर फ़ायदेमंद रहेगा। तो बिना समय गंवाए चलिए मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द है ना, तत्सम शब्द का कह रहे हैं ये, तत्सम निम्न में से कौन सा है? धर्म, कैंची, मूछ या मिठाई? तो देखिए, कैंची शब्द जो है ये तो तद्भव है, क्योंकि कैंची को कर्तरी कहते हैं। मिठाई शब्द जो है ये भी तद्भव है, क्योंकि मिठाई को मिष्टान्न कहा जाता है। और मूछ शब्द जो है ये भी क्या है? तद्भव शब्द है। मूछ को शमश्रु कहा जाता है तत्सम में। तो ये तीनों ही नहीं है, इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा इसका धर्म। धर्म शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताना है। तो देखें, पीड़ा, उसे चोट लगने पर पीड़ा हुई, तो पीड़ा हुई तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है ये तो। मृत्यु, वे 2 दिन पूर्व मृत्यु को प्राप्त हुए, या उनकी मृत्यु हो गई, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द का बोध करवा रहा है। वीरता, महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से बहुत प्रसिद्ध है, तो वीरता शब्द भी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होने का बोध करवा रहा है। फिर है कष्ट, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, है ना, कष्ट हुआ ना कि हुई, तो इसका मतलब कष्ट जो है वो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। और हमें यही बताना है कि जो स्त्रीलिंग नहीं हो तो कौन सा हो गया? कष्ट। इस तरह से आप वाक्यों के द्वारा भी शब्दों की पहचान कर सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से बहुवचन शब्द है, बहुवचन कौन सा है? अब इसको भी हम वाक्य के माध्यम से ही पहचानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कष्ट, चोट लगने पर बहुत कष्ट हुआ। युद्ध, वे युद्ध में शहीद हो गए। हाथ, और होश। हाथ शब्द जो है ये भी क्या है? एक वचन शब्द है हाथ, है ना। हाथों को रोजाना धोया करो, है ना, हाथों को साफ रखा करो, तो हाथों शब्द तो बहुवचन हो गया, लेकिन यहाँ तो हाथ है, तो हाथ शब्द भी एक वचन है, कष्ट भी एक वचन है, युद्ध भी एक वचन ही है। तो यहाँ पर बहुवचन शब्द कौन सा हुआ? होश हो गया। उसके तो होश उड़ गए, है ना, ना कि होश उड़ गया। गया नहीं है, होश उड़ गए, तो इसका मतलब होश शब्द क्या पे क्या है? बहुवचन शब्द है, और यही अपना इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राम जाने कल क्या होगा? राम जाने कल क्या होगा? कल की बात कर रहे हैं, यानी नेक्स्ट डे की यहाँ बात हो रही है। अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर यह वाक्य है। किस तरह का वाक्य है ये? विधानार्थक वाक्य? नहीं, विधानार्थक तो नहीं है। विधानार्थक तो वाक्य वह होता है जो सरल वाक्य है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सरल वाक्य जो होता है उसको विधानार्थक कहते हैं। आज्ञार्थक, किसी आज्ञा करवाने का बोध इसमें हो रहा है? नहीं, कोई आज्ञा नहीं हो रही इसमें, कोई आज्ञा नहीं दी जा रही किसी के द्वारा, तो आज्ञार्थक भी नहीं है। इच्छार्थक, इच्छार्थक तो वे वाक्य हैं किसी को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो वो इच्छार्थक के अंदर आते हैं। भगवान आपका भला करे, सदा सुखी रहो, ये इस तरह के जो है ये इच्छार्थक होते हैं। आज्ञार्थक में तो आज्ञा दी जाती है, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तुम चुपचाप खड़े रहो, ये आज्ञार्थक है। नेक्स्ट आता है संदेहार्थक। हाँ, ये संदेहार्थक है बिल्कुल। क्यों है संदेहार्थक? क्योंकि राम जाने कल क्या हो, अब कल क्या होगा कुछ पता नहीं है, तो संदेह हो रहा है इसके अंदर, है ना, इसलिए संदेहार्थक शब्द हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
रातों रात शब्द में समास है, रातों रात शब्द में कौन सा समास है? रिपीट हो रहा है ना, रात रात, रातों रात। जब रिपीटेशन होता है तो हमेशा अव्ययी भाव समास होता है ना, ये आपको पता होगा। जब एक शब्द रिपीट हो जाता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व समास नहीं हो सकता, क्योंकि द्वंद्व में तो दो शब्द होते हैं और दोनों का ही अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ तो दोनों शब्द सेम है, रातों रात। कर्मधारय नहीं हो सकता, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य शब्द होते हैं, है ना, विशेषण होता है, यहाँ पे कोई विशेषण नहीं है, कोई विशेष्य नहीं है। और तत्पुरुष के तो अलग अलग भेद हैं, है ना, कर्म कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ये सारे, तो ये तत्पुरुष भी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी किसकी है? अतिथि, अंकुर, अधिशासी, अक्षर। देखें, बताएं शुद्ध कौन सा है इसमें से? बिल्कुल सही, इसमें से शुद्ध जो है वो अक्षर। अक्षर शब्द जो है ये शुद्ध है। अक्षर को तद्भव अगर हम करेंगे तो आखर, आखर इसको कहा जाता है। ये तत्सम शब्द है, अक्षर संस्कृत का शब्द है, तो ये शब्द क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अंकुर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो है ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। चंद्र बिंदु का मतलब अनुनासिक लगा हुआ है, जो कि इसका आंसर नहीं हो सकता। और अतिथि भी नहीं हो सकता, अतिथि में बड़ी की मात्रा नहीं आती, छोटी की मात्रा आती है। अधिशासी में भी जो ये मूर्धन्य श है, षटकोण वाला, ये नहीं आता। तो ये तीनों ही नहीं है, और हमारा अक्षर जो है वो शुद्ध शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नदी का पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची शैलजा, आपगा, तटनी और सभी। बताइए कौन से होंगे? नदी शब्द के ये सभी पर्यायवाची, बिल्कुल सही, आपने सही समझा। ये सभी शब्द जो हैं नदी के पर्यायवाची हैं। शैलजा, तटिनी, आपगा, निर्झरिणी, है ना, ये सारे इस तरह के, शैवालिनी, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो नदी शब्द के पर्यायवाची हैं। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 8। किसी के दुख से दुखी होकर की जाने वाली कृपा क्या कहलाती है? कोई व्यक्ति दुखी है और उसके दुख को देख करके यदि दुखी हो जाए और कृपा करे तो वो कृपा क्या कहलाती है? मदद, सहायता, ये दोनों तो सेम ही हो गए, मदद और सहायता एक ही हैं। अनुग्रह और अनुकंपा, तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसका आंसर होगा अनुकंपा। क्योंकि मदद और सहायता तो बिल्कुल कॉमन है, आप किसी की भी चलते सहायता कर देते हैं, मदद कर देते हैं, है ना, वो होती है। दुख से दुखी होकर नहीं करते आप मदद और सहायता। अनुग्रह जो है वो बड़ों के द्वारा छोटों के लिए जो किया जाता है, जो कुछ प्रेम अपना प्रदर्शन किया जाता है छोटों के प्रति, बड़े जब अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं छोटों के लिए, तो वो अनुग्रह कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा अनुकंपा। अनुकंपा, नौकरी भी देखा है आपने, घर में परिवार में कोई सदस्य जो जॉब में है और उसकी असामयिक अगर उसका निधन हो जाता है तो उसके परिवार के सदस्यों को नौकरी दे दी जाती है, तो वो उसको अनुकंपा नौकरी कहा जाता है ना। दुख से दुखी होकर की जाने वाली कृपा, तो वो है कौन सी? अनुकंपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जगत और जगत युग्म शब्द के सही अर्थ भेद का चयन करो। दोनों शब्द दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, पर दोनों का ही अर्थ अलग अलग है, है ना। इसमें देखिए आपको नीचे हलंत लगा हुआ दिख रहा है, तो इस वजह से इसका अर्थ भी अलग हो जाता है। संसार सारा, जग किनारा, संसार संपूर्ण, संसार कुएं का चबूतरा। तो इसमें से कौन सा होगा इसका सही उत्तर? जी बिल्कुल, इसमें सही उत्तर होगा संसार और कुएं का चबूतरा। कुएं का चबूतरा का मतलब है जैसे कुआं बना हुआ है, तो इस कुएं का जो ये चारों तरफ वाला जो पोर्शन है ना, ये चारों तरफ जो पोर्शन है ये कुएं का चबूतरा कहलाता है, इसको जगत कहा जाता है। और इस वाले जगत का आशय है, जगत यानी संसार, भव, भव जगत संसार, ये वाला संसार है। तो पहले शब्द जगत का अर्थ है संसार और दूसरे जगत का अर्थ है कुएं का किनारा या चबूतरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मतेक्य शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। मतेक्य, देखिए
मतेक्य को पहले आप इसका विच्छेद कर लें, मत प्लस एक्य होगा। अब मतेक्य में देखिए आप, मत प्लस एक्य, इसमें जो है ना, ए से एडी, आई से ऐनक वाला मात्रा लगी हुई है इसमें। ये देखिए ए से एडी वाला एक्य, यहाँ भी एक्य, यहाँ मति प्लस एक्य है, यहाँ मत प्लस एक्य है, और यहाँ मति प्लस अक्य है। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मत प्लस एक्य और मति प्लस एक्य, तो इसमें से कौन सा होगा? मतेक्य, मत प्लस एक्य, बिल्कुल सही जवाब है, और ये इसका हमारा सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मते में देखिए दो मात्राएं लगी हुई है। दो मात्राएं लगी हुई, इसका मतलब ए कौन सा? बड़ा वाला ए, और बड़ा वाला ए कौन सा है? ये है। इसलिए हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, मत प्लस एक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आप सभी जानते होंगे, हिंदी लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं बुक्स में, तो सबसे पहले यही चीज़ें दी हुई होती है उसमें। कौन सी ये बताओ तिथि है जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बिल्कुल सही, 14 सितंबर 1949। यही वो तिथि है जब हिंदी को राजभाषा बना दिया गया। राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, ये ध्यान रखना आप। हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है, यानी राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस किसी देश के संवैधानिक कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं उसे राजभाषा कहा जाता है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, और 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमरण शब्द में समास है। बड़ा आसान सवाल है ये, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। आमरण शब्द में समास है, आ उपसर्ग आगे लगा है, तो कौन सा समास होगा? उपसर्ग वाला, अव्ययीभाव, बिल्कुल सही जवाब आपका, अव्ययीभाव होगा ये। अव्ययीभाव समास में ही जो है उपसर्ग लगे होते हैं। आ प्लस मरण, कर्मधारय नहीं हो सकता, कर्मधारय विशेषण विशेष्य है, तत्पुरुष भी नहीं हो सकता, द्वंद्व में दो शब्द होते हैं, दोनों का ही अलग अलग अर्थ होता है, तो ये नहीं हो सकता। तो सही उत्तर होगा इसका अव्ययी भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है जो संयुक्त है? अब संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है? ऐसा संयुक्त वाक्य का मतलब है कि जब दो वाक्य हमें दिखाई दे और दोनों आपस में जुड़े हुए हों या मिले हुए हों किसी शब्द से, तो वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो देखें, एक एक करके पढ़ते हैं। उसने कहा कि देर मत करो, उसने कहा कि देर मत करो, ये तो सरल वाक्य है, एक बार में हमने इसको बोल दिया, सरल वाक्य हो गया। राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, ये भी सरल हो गया। यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा, यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा। धन मिला किंतु धर्म चला गया। तो हमें ऐसा वाक्य देखना है जिसके अंदर दो वाक्य हों और दोनों ही क्या हो? स्वतंत्र हो, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हो। तो ऐसा ये तीसरा वाला तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें तो डिपेंड है, यदि मुर्गा बोलेगा, यदि मुर्गा बोलेगा तो ही सवेरा होगा, तो ये डिपेंड है वाक्य, यानी कि ये संयुक्त नहीं हो सकता, ये तो मिश्र वाक्य है। और अंतिम है धन मिला किंतु धर्म चला गया, ये है किंतु शब्द के द्वारा ये वाक्य जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि धन मिला एक अलग वाक्य बनता है और स्वतंत्र है बिल्कुल, और धर्म चला गया ये भी एक अलग वाक्य बन रहा है और ये भी स्वतंत्र है, किंतु शब्द से ये जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब यही हमारा इसका उत्तर है संयुक्त वाक्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठरी बनकर सोना मुहावरे का अर्थ है। गठरी बनकर सोना, ऑप्शन देखें, ठंड बहुत लगना, सिकुड़ कर सोना, गहरी नींद सोना, नींद ने आना। क्या होगा इसमें? गठरी बनकर सोना मतलब बिल्कुल इकट्ठे होकर के, तो सही उत्तर होगा हमारा सिकुड़ कर सोना। सिकुड़ कर जब सोते हैं तो कहा जाता है अगर ये तो गठरी बनकर सो रहा है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र की सीखने से संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना है। सीखने से संबंधित कठिनाइयाँ किसी छात्र को हो रही है
तो उसका पता लगाने के लिए हम किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? वो परीक्षण क्या कहलाएगा? क्या होगा इसका सही उत्तर? नैदानिक परीक्षण, उपचारात्मक, मानसिक या सभी? सभी तो नहीं हो सकते, कोई एक ही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा नैदानिक परीक्षण। बिल्कुल यही सोचा होगा आपने भी, नैदानिक परीक्षण इसका सही उत्तर है। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर इलाज करने से पहले हमें डायग्नोस्टिक लैब में भेजता है कि आप जांच करवा के लाएं, है ना। जांच करने पर ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो वही एक शिक्षक करता है, बच्चे को पढ़ाने से, उसका उपचार करने से पहले उसकी कठिनाइयों का पता लगाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वही क्या कहलाता है? वही नैदानिक परीक्षण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक के विकास के विभिन्न पक्षों का स्तर ज्ञात करना कहलाता है। विकास के विभिन्न पक्षों का स्तर ज्ञात करना क्या कहलाता है? मापन, परीक्षण, मूल्यांकन या सभी? सभी तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न पक्षों की बात हो रही है। विभिन्न पक्षों की जब बात होती है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मूल्यांकन। क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही हम बालक के सभी पक्षों का, शारीरिक, मानसिक, सामयिक, सामाजिक, सभी तरह के पक्षों का अध्ययन करते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा दक्षता के किस क्षेत्र का संबंध लिपि कौशल विकसित करने से है? लिपि, देखिए लिपि क्या होती है? किसी भाषा को लिखने का ढंग जो है वो लिपि कहलाता है। तो यहाँ बात हो रही है कि भाषा दक्षता के किस क्षेत्र का संबंध लिपि कौशल को विकसित करने से है। लिपि कौशल किससे विकसित होगा? भाई लिखेंगे तभी तो होगा विकसित। तो सीधा सीधा इसका उत्तर यही है, लिखना। लिखने से ही लिपि कौशल का विकास होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। जब शिक्षक पाठ पढ़ाते समय ही उसमें प्रयुक्त व्याकरण का ज्ञान करवाता है तो वह विधि कहलाती है। यानी शिक्षक जब पढ़ा रहा है और पढ़ाते समय ही वो साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान करवा देता है। कोई शब्द आ गया तो उसकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पर्यायवाची साथ साथ ही उनका ज्ञान करवाता है। तो वह विधि क्या कहलाती है? निगमन विधि? नहीं, निगमन नहीं कहलाती। निगमन में तो पहले नियम और फिर उदाहरण दिए जाते हैं। आगमन विधि, ये निगमन की अपोजिट है, ये भी नहीं हो सकती। इसमें पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद बच्चों को नियम बताए जाते हैं। भाषा संसर्ग विधि, हाँ ये सही है, ऑप्शन है भाषा संसर्ग विधि। लैंग्वेज पढ़ा रहे हो आप और साथ व्याकरण का ज्ञान आप उसमें, जैसे ही शब्द आते हैं तो आप साथ साथ में ही व्याकरण का ज्ञान दे देते हो, तो ये कहलाती है भाषा संसर्ग विधि। चौथी है खंडान्वय विधि, जो कि पाठ को टुकड़ों में, खंडों में बांट करके पढ़ाया जाता है। तो ये सही उत्तर नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर होगा भाषा संसर्ग विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बालक के अध्यापन का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? नई जो शिक्षा नीति आई है 2020, उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर बालक को आप, यानी पहली से 5वीं तक का जो बच्चा है, उसे उसकी मातृभाषा में पढ़ाना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा मातृभाषा। यानी घर में जो भाषा बोलता है, माता से उसने अपनी जो भाषा सीखी है, उसके घर में जो घर वाले जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा में उस बच्चे को अध्यापन करवाना होगा। माध्यम जो होगा, मीडियम, वो उसकी मातृभाषा होगी। हिंदी भाषा नहीं, साहित्यिक भाषा तो बिल्कुल ही नहीं, अंग्रेजी भाषा भी नहीं। अब आपको जो है माध्यम रखना पड़ेगा उस बच्चे की मातृभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थग्रहण एवं आत्मसातीकरण की दृष्टि से उत्तम वाचन है। अर्थग्रहण और आत्मसात करने की दृष्टि से कौन सा वाचन उत्तम माना गया है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन या सभी? सभी तो नहीं हो सकते, कोई एक के बारे में उत्तम वाचन की बात हो रही है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं उपयुक्त सभी दे करके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वही आपको देना होता है। तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा? अर्थग्रहण की दृष्टि से मौन वाचन होगा। क्योंकि बालक जब मौन रह करके पढ़ता है तो वो अर्थ ग्रहण, उसकी ग्रहण शक्ति तेज हो जाती है। और आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन, वो चीज़ों को आत्मसात कर पाता है, जल्दी सीख पाता है उनको बिल्कुल। और अनुकरण तो नहीं हो सकता, अनुकरण मतलब नकल करना,
अनुकरण वाचन नहीं हो सकता, आदर्श वाचन भी नहीं हो सकता, जो कि शिक्षक करता है आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन जो है वो छात्र करते हैं। तो ये दोनों ही इसमें अर्थग्रहण और आत्मसातीकरण इतना नहीं होता जितना मौन वाचन में होता है। ये सबसे उत्तम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शिक्षण प्रणाली को एक बुराई की दृष्टि से संबोधित किया गया है? बुराई की दृष्टि से इसको देखते हैं। किस शिक्षण प्रणाली में? पाठ्यपुस्तक विधि, वाचन विधि, व्याख्यान विधि या सभी? सभी तो नहीं होगा, है ना। एक का बताना है, यहाँ एक पूछा है। प्रश्नों को गौर से देखा करें, जो चीज़ लिखी गई है उसको। एक बुराई के बारे में कहा है, एक बुराई की दृष्टि से। तो देखिए, पाठ्यपुस्तक विधि नहीं, वाचन विधि नहीं, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो है इसको एक बुराई की दृष्टि से देखा गया है, क्योंकि जब शिक्षक व्याख्या करता है किसी प्रसंग की, पाठ की, तो छात्र नीरसता महसूस करते हैं, वो बैठे सुनते रहते हैं और शिक्षक बोलता रहता है। तो ये बड़ी ही, इसको एक बुराई माना गया है, क्योंकि छात्र इसमें ज़्यादा सीख नहीं पाता। नीरस रहता है छात्र बिल्कुल इसमें। केवल शिक्षक केंद्रित विधि है ये, है ना, व्याख्यान विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर एक ही हो, चाहे कितनी भी बार परीक्षण कर लिया जाए, परिणाम में कोई अंतर नहीं आए, तो इस प्रकार का परीक्षण क्या कहलाता है? समझे इस प्रश्न को आप। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी को, आपको मान लीजिए 10 प्रश्न मैं देता हूँ और आपने उन 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्न जो हैं, 10 प्रश्न दिए, आपने 8 प्रश्न एकदम सही कर दिए। और मैं दूसरी बार फिर आपको दे रहा हूँ वही 10 प्रश्न, फिर आप 8 प्रश्न सही कर रहे हो। कुछ दिनों बाद फिर मैंने आपको वही 10 प्रश्न दिए, फिर आप 10 में से 8 सही कर रहे हो। यानी परीक्षा एक ही है, परीक्षण प्रश्न सारे एक ही हैं, मैं आपको बार बार आपके ऊपर उसको टेस्ट को कर रहा हूँ। तो जो परिणाम आ रहा है उस परिणाम में कोई अंतर नहीं आ रहा है ना, वो परिणाम बिल्कुल एकदम शुद्ध परिणाम आ रहा है, हर बार एक ही परिणाम आ रहा है, एक ही तरह का परिणाम आ रहा है। तो ऐसा परीक्षण जो होता है वो कहलाता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दो तरह के होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ भी कहते हैं आत्मनिष्ठ को। तो व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण तो वो होते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप MA BA के पेपर देते हो, तो उसमें तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसका प्रभाव उस परीक्षण पर पड़ता है। वो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसके मूड पे डिपेंड है। वो आपको 16 में से 20 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, 16 और कुछ 4 का कुछ होता है, अब तो पैटर्न चेंज हो गया। तो वो कुछ भी दे सकता है उसमें आपको। वो उसमें 16 में से आपको कभी 12 दे देगा, 10 दे देगा, इस तरह से। तो वो कहलाते हैं व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण। लेकिन यहाँ बात हो रही है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की। तो ये प्रकार जो है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्बर्ट की इकाई पद्धति में पदों की संख्या होती है, ये आपको सबको आता होगा। हर्बर्ट की पंचपदी से आप सभी परिचित हैं। पंचपदी यानी 5 पद होते हैं जिसमें। तो उत्तर मैंने दे दिया है, पदों की संख्या कितनी होती है हर्बर्ट की इकाई पद्धति में? 5। इसीलिए इसको हर्बर्ट की पंचपदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, किसी परीक्षा में प्रश्नों को बनाते समय निम्न में से किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जब भी कोई परीक्षा में प्रश्न बनाए तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नों की व्यवहारिकता और उपयोगिता का। बिल्कुल सही है, व्यवहारिकता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए। उपयोगी होने चाहिए प्रश्न और व्यवहारिक होने चाहिए, बालकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए। परीक्षा का उद्देश्य भी ध्यान रखना चाहिए। परीक्षार्थियों के स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। सभी प्रकार के जो कमज़ोर छात्र हैं, जो प्रतिभाशाली है, सभी प्रकार के छात्रों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण तैयार करना चाहिए। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मापन का क्षेत्र नहीं है, मापन का क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? विकास, बुद्धि, रुचि या उपलब्धि? देखिए, बुद्धि तो मापन का क्षेत्र है, क्योंकि बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं बहुत से। रुचि, इंटरेस्ट भी देखा जाता है, उसके लिए भी परीक्षण होते हैं।
उपलब्धि अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, आपने बीएड में पढ़े होंगे ये सारे परीक्षण। तो इन तीनों का तो आप मापन कर सकते हो, लेकिन विकास जो है वो मापन का क्षेत्र नहीं है। विकास, शारीरिक विकास बालक का किस तरह से होता है, तो विकास गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक भी हो सकता है। तो ये काफ़ी विस्तृत है, विकास का क्षेत्र जो है वो काफ़ी विस्तृत है। मनोविज्ञान में आप इसको पढ़ते हो। अभिवृद्धि और विकास टॉपिक है आपके रीट में भी। तो ये क्षेत्र जो है ये मापन का नहीं है, बाकी ये सभी मापन के क्षेत्र है। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये 25 प्रश्न थे जो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।